नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी। प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। सीडीपी के आज यहाँ पर ऐसे 40 प्रश्न कराएंगे, ऐसे 40 प्रश्न आपके यहाँ सीडीपी के कराएंगे कि इससे बाहर आपका सीडीपी के प्रश्न नहीं जाएंगे। लेवल कितना कठिन पूछेगा सीटेट, कठिन से कठिन प्रश्न यहाँ पर लेके आए हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिएगा। आप लोग क्लास से जुड़ जाइए। आप सभी को गुड इवनिंग। प्रश्न नंबर 1 है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर पूछा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पॉजिटिव, आंसर क्या लगाएंगे, पॉजिटिव। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी ऑप्शन है, विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। सी ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। और डी ऑप्शन है, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। देखो, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन यहाँ पर आपका कट गया। क्यों कट गया कि विद्यालय में आने से पहले बच्चों का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। तो भाई, पूर्व ज्ञान होता है, जो कुछ भी होता है उनकी मातृभाषा में होता है, स्थानीय भाषा में होता है। लेकिन बच्चे विद्यालय आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन और सी ऑप्शन कट गया, क्योंकि बच्चे के हित में बातें नहीं की जा रही है। और डी ऑप्शन है, बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। और ए ऑप्शन है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा या फिर डी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कि बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। सिंपल सी बात है, बच्चे को जो पढ़ाया जाता है वो सीखते हैं, लेकिन उससे पहले आप प्रायोरिटी देंगे कि बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन भी करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर सबसे पॉजिटिव है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, ठीक है। बच्चे यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। अगर ऐसा नहीं है कि बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वही सीखते हैं। अगर आपके पढ़ाने में रुचि होगी तभी बच्चे सीखेंगे, वरना नहीं सीखेंगे। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। क्लियर। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, मानव विकास है। मानव विकास क्या है भाई, मानव का विकास कैसे होता है, मात्रात्मक होता है या फिर गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अमापनीय होता है, या फिर ए और बी दोनों सही है। बताइए, मानव का विकास कैसा होता है। मानव का विकास जो है मात्रात्मक भी होता है। कैसे मात्रात्मक कैसे होता है, जिसमें आपकी शारीरिक वृद्धि आ जाती है। शारीरिक वृद्धि, वजन, भार, ये क्या है, ये सभी आपके शारीरिक वृद्धि में आ जाती है। जब मात्रात्मक हो जाता है, मात्रात्मक का मतलब कि वृद्धि से, कि आपके शरीर में कितनी वृद्धि हुई है, वजन कितना बढ़ा है, लंबाई चौड़ाई कितनी हुई, उसको हम माप सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपका विकास है, ठीक है। कि विकास को हम मात्रात्मक रूप से भी माप सकते हैं। और गुणात्मक में आपका क्या आता है, गुणात्मक में आपका आता है बुद्धि, योग्यता, ठीक है, अभिक्षमता, ये आपका क्या होता है, आपका गुणात्मक होता है। बुद्धि, योग्यता, क्षमता, अभिक्षमता, ये सारी चीज़ें क्या होता है आपका, ये आपका गुणात्मक रूप से होता है। तो यहाँ पर आपका ए और बी दोनों पॉजिटिव है। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ए और बी दोनों पॉजिटिव है कि मानव का जो विकास होता है वो मात्रात्मक रूप में भी होता है और गुणात्मक रूप में भी होता है। कभी भी आप गुणात्मक अकेले को नहीं मारिएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है जी। प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। अच्छा बताइए, मध्य बाल्यावस्था हो या फिर बाल्यावस्था हो। तो बाल्यावस्था आपका कहाँ से कहाँ तक, किस अवधि तक होता है। बाल्यावस्था आपका होता है शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष, और बाल्यावस्था आपका 6 से 12 वर्ष, ठीक है। 6 से 12 वर्ष आपका होता है बाल्यावस्था।
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है, तो 6 से 12 वर्ष में बच्चा क्या करेगा भाई? 6 से 12 वर्ष में सिंपल सी बात है, उसको जोड़ घटाव आने लगेगा, चीज़ें वो तार्किक रूप से सोचने लगेगा, है ना। अब यहाँ पर बात की जा रही है अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। तो शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। मध्य बाल्यावस्था इसकी बात नहीं की जा रही है कि यहाँ पर शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। जब तेज गति की बात की जाती है तो आपका हो जाता है शैशवावस्था। क्या जाता है? शैशवावस्था हो जाता है, जिसमें 90% विकास हो गया होता है। अब यहाँ पर बात कीजिए अधिगम मुख्य रूप से संवेदी का मतलब 0 से यहाँ पर 2 की बात की जा रही है, और यहाँ पर 6 से 12 की बात की जा रही है, तो 6 से 12 आपका आ जाएगा बी ऑप्शन है कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। जब अमूर्त की बात की जाएगी तो इसका मतलब वो किस स्टेज पे जाता है? तो वो जाता है पियाजे के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पे, ठीक है। जब मध्य बाल्यावस्था की बात की जाएगी बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, भाई थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा सीटेट में, क्योंकि ये इतना आसान प्रश्न नहीं आता है, आप सभी को भी पता है। प्रश्न आसान होगा, लेकिन जब आप उसको आसान बनाएंगे तब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें समझनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 4 देखिएगा। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावनाओं को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अखड़पन या फिर परिपक्वता। देखो परिपक्वता की बात तो यहाँ पर नहीं की जा रही है, ठीक है। परिपक्वता की बात नहीं की जा रही है यहाँ पर, किशोरावस्था की बात की। जो 14 वर्षीय देविका है तो 12 से 18 आपका जो होता है एज, वो आपका किशोरावस्था में आता है। किशोरावस्था में आता है, नियमों के प्रति घृणा भी नहीं कर रही है। किशोरावस्था अखड़पन जो है ये क्या हो सकता है, क्या बताइए? अखड़पन जो है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित, तो अखड़पन नहीं भाई, वो लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रही है किसी से, आपका सी ऑप्शन भी कट जाता है। परिपक्वता की बात कर रही है, हो जा रही है क्या? एज की भी बात नहीं हो रही है। तो बात किसकी हो रही है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। स्वनियंत्रित यानी कि क्या? फ्रीडम, स्वतंत्रता, अपने आप से स्वतंत्रता की भावना को प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। स्वतंत्रता की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। अपने आप से पृथक की बात की जा रही है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका स्वायत्तता, जो कि किशोरावस्था के दौरान होता है। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। अगर यहाँ पर किशोरावस्था होता तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो अखड़पन भी है, पढ़ने में थोड़ा अजीब है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्वेश्चन कैसा है? निगेटिव आंसर करिए, निगेटिव। ए ऑप्शन है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ठीक है, हो सकता है। विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, ठीक है। विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अगर सभी में इंडिविजुअल डिफरेंस है, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, तो विकास भी अलग अलग गति से होगा। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई बाद में बोलता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बाद में चलता है। तो भाई डी ऑप्शन तो आपका पॉजिटिव है ना। अब विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है, बिल्कुल ठीक है ये भी। विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, सिंपल सी बात है, होगा भाई, ठीक है, पॉजिटिव है। लेकिन विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। क्या जन्म के समय भी ही निर्धारित हो जाती है कि आप अपने जीवन में क्या करोगे? बताइए, क्या जन्म के समय निर्धारित हो? बिल्कुल नहीं। तो इसी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यही निगेटिव है।
क्लियर, यही निगेटिव है, इसलिए सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और देखिएगा, इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? ए ऑप्शन है विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृति से शासित एवं निर्धारित होता है, सी ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत चलता है, आप सभी को पता है विकास जीवन पर्यंत चलता है, विकास अनवरत समय तक चलता है, और डी ऑप्शन है विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। बताइए, लॉक कीजिएगा, निगेटिव आपको पूछा है। विकास संशोधन योग्य होता है। अगर आप क्या करेंगे, सीटेट में आपके 90 नंबर आ गए और आपको लगा कि नहीं यार हमारा नंबर तो कम है, तो आप क्या करेंगे, और थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे, आप जो है 120 प्लस लाएंगे। तो क्या हुआ, आप संशोधन किए कि नहीं किए, आपका डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ये क्या है, पॉजिटिव है। विकास जीवन पर्यंत होता है, ठीक है। आप शुरू से, जब से जन्म से, माँ के गर्भ से आप जो है कुछ न कुछ सीख ही रहे हो। विकास वंशानुक्रम और वातावरण दोनों को प्रभावित करता है। अगर आप जो है, अगर आपके घर में अच्छा वातावरण है, पर्यावरण आपको अच्छा मिल रहा है, सभी शिक्षित हैं घर में, आपकी हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो आप उससे प्रभावित होते हैं, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, इसलिए ये भी पॉजिटिव है। विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, तो विकास केवल संस्कृति से नहीं भाई काम चलता, ठीक है, सिर्फ संस्कृति से काम नहीं चलता विकास का, तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, जिसको नहीं यहाँ पर पता, यहाँ केवल भी लगा है, केवल हमेशा गलत होता है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या है, यही आपका निगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पॉजिटिव पूछा गया है कि परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है, मात्र हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है आपका। और पूछा गया है यहाँ पर कि मानव का जो विकास होता है और आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में आपको बताना है। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया है जो मानव विकास को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर बी देखिए, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ये पूछा गया है। तो भाई दोनों प्रभावित करते हैं, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। आनुवंशिकता भी अच्छा होना चाहिए और वातावरण भी। क्लियर, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के सामाजिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? बच्चे के सामाजिकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। सबसे पहले तो परिवार, भाई परिवार की सबसे बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद पास पड़ोस भी होता है, पॉजिटिव है। विद्यालय भी होता है, अगर आप बच्चा परिवार से निकलता है तो विद्यालय में जाता है। उसके बाद मीडिया। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्या हैं, पॉजिटिव हैं, सारे ऑप्शन पॉजिटिव हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा कि बच्चे के सामाजिकरण में मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस सभी भूमिका अदा करते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग जुड़े हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइव क्लास आपकी होती है 10 बजे, 10 बजे आपकी लाइव क्लास होती है। जुड़ने की कोशिश करें, आपके पास समय बहुत कम है, 1 हफ्ते बचे हैं आपके एग्ज़ाम से, है ना। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीय एजेंसी हैं और मनोवैज्ञानिक एजेंसी हैं। तो 2 ही एजेंसी हैं भाई आपकी, एक प्राथमिक और आपकी द्वितीय।
और यहाँ पर पूछा गया परिवार एवं पास पड़ोस, तो परिवार एवं सबसे पहले बच्चा अगर जन्म लेता है तो परिवार और पास पड़ोस उसकी सबसे बड़ी भूमिका अदा करती हैं। तो कैसी एजेंसी है भाई? प्राथमिक एजेंसी। यही आपका लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन ही आपका लॉक हो जाएगा। और द्वितीय पूछा जाता है तो द्वितीय क्या है आपका? विद्यालय, मीडिया, पत्र पत्रिकाएं, ये सारी क्या हैं? ये आपके द्वितीय हैं, लेकिन प्राथमिक पूछा है, फिलहाल आप एक लॉक करिएगा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? बताइए, लॉक करिएगा आप लोग। औपचारिक संक्रिया अवस्था, पूर्व संक्रिया अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था, या फिर संवेदनात्मक गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था जिसको बोलते हैं, इंद्रिय गामक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसको संवेदात्मक अवस्था कह सकते हैं। गामक हटा दीजिए यहाँ से, या फिर इंद्रिय गामक अवस्था। लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी प्रश्न है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है, गलत नहीं होना चाहिए भाई आप लोग का, बहुत आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 10 का पूछा गया है पियाजे की थर्ड स्टेज की बात की जा रही है। फर्स्ट आपका आता है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी स्टेज पूछी गई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आप लॉक क्या करेंगे भाई? यहाँ पर मूर्त आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप कह सकते बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। ठीक है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चा क्या बताता है? 3 साल का बच्चा है और वो बताता है कि दूध जो है वो मिल्क सेंटर में मशीन से प्राप्त होती है, मशीन से दूध का उत्पादन होता है। तो बच्चे का सही स्पष्टीकरण आपको बताना है कि भाई क्या है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। बी ऑप्शन है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। बताइए लॉक क्या होगा? लॉक क्या होगा? देखो बच्चा क्या है, बच्चा अगर दूध खरीदने जाता है तो देखता क्या है? देखता होगा कि उसको दूध कहाँ से मिलता है भाई? मिल्क सेंटर से ही मिल रहा है दूध। जब मिल्क सेंटर से मिल रहा है तो उसको पता है कि दूध जो है मशीन से उत्पादन होता है। उसको नहीं पता कि बच्चे ने कि दूध जो है गाय भैंस से जो है प्रदान की जाती है, गाय भैंस से दूध हमें प्राप्त होता है। बच्चे को ये नहीं पता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। क्या यही गलत? बिल्कुल गलत। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा, गाय को नहीं देखा, ठीक है, लेकिन दूध के बारे में तो इतना अच्छा बोला। बिल्कुल गलत ये भी है। बच्चे का परिवार प्रेरक वातावरण नहीं देखा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन सही है कि बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, कि बच्चा जब मिल्क सेंटर से दूध खरीदता है तो उसका अपना अनुभव है। क्लियर? आई होप कि समझ गए होंगे आप लोग। बहुत ही मस्त प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, छोड़ो मत, कुछ मत करो क्वेश्चन को। यहाँ पर अमूर्त समझ आ रहा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पियाजे की समझ आ रही है। कौन सी स्टेज? 4th स्टेज है ना। जब 4th स्टेज की बात की जा रही है कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित में से किसकी एक विशेषता है? कुछ मत पढ़ो, यहाँ लगा दो बी ऑप्शन, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बिल्कुल यहाँ पर लगा दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना अमूर्त है। प्रश्न नंबर 13 देखिएगा।
1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? 1 वर्ष का शिशु, शिशुअवस्था। 1 वर्ष का शिशु आँख, कान और हाथों से सोचते हैं। अगर बच्चे को क्या चाहिए, अगर किसी टेबल पे या फिर बिस्तर पे कोई खिलौना पड़ा है तो वो क्या करता है, बार बार हाथ से उसको खींचने की कोशिश करता है और उधर देखता है ना। तो हाथ, कान और आँख से सोचते हैं बच्चे। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है भाई? 2 से 7 वर्ष। इंद्रिय गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। अमूर्त 11 से ऊपर। और मूर्त 7 से 11। और किसकी बात की जा रही है? 1 वर्ष बच्चे की बात की। जब 1 वर्ष बच्चे की बात की जाए तो इसका मतलब बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इंद्रिय गामक अवस्था, बच्चे की इंद्रिय क्या है भाई? इंद्रियों से सोच रहा है, आँख, कान, नाक से जब सोच रहा है तो उसकी इंद्रिय हैं, इसका मतलब बच्चा फर्स्ट स्टेज पे है, इंद्रिय गामक अवस्था। क्लियर? प्रश्न नंबर 14, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन प्रारंभ करता है तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जब बात की जाए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा मूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करने लगता है, तब आपका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्लियर? पियाजे की जो है सिद्धांत में जो है सबसे बड़ी बात है कि उसमें आंसर आपको मिल जाता है आसानी से। अगर आप समझ सकते हैं तो आंसर वहीं से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिलहाल क्या हो जाएगा, जब अमूर्त पूछा गया है तो ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? मूर्त नहीं होगा भाई, जब मूर्त पूछा जाएगा तब होगा। बहुत अच्छा। प्रश्न नंबर 15, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी, हिंज नाम का कोई क्या है? हिंज नाम का कोई लड़का हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? कोहलर वर्ग का सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलर वर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? देखिए किसकी बात की जा रही है यहाँ पर। अभी आप यहाँ पर ये देखिए, इसे देखिए। लॉरेंस कोहलर वर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं। 3 स्तर है। पहला पूर्व परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत अवस्था जो होती है 4 से 10 वर्ष। परंपरागत स्तर 10 से 13 वर्ष और उत्तर परंपरागत 13 से ऊपर। ठीक है, 13 से ऊपर। और ये है 10 से 13 वर्ष। ठीक है, बात किसकी की जा रही है यहाँ पर? पूर्व परंपरागत स्तर में क्या होता है? आत्म केंद्रित निर्णय, दंड तथा अभिमुखता, आज्ञा पालन, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, अभिविन्यास। तो आपका 3 सोपान इसमें है पूर्व परंपरागत स्तर, जिसमें 4 से 10 वर्ष की बात की जा रही है। आत्म केंद्रित निर्णय में क्या होता है? बच्चा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, अपनी आवश्यकता को पूर्ति के लिए अपने बारे में सोचता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो प्रश्न आपका बनता है कहाँ से? पूर्व परंपरागत अवस्था से बनता है या फिर आपके उत्तर परंपरागत। ये दोनों सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही है कि दंड तथा अभिमुखता
दंड तथा उपयुक्तता, बच्चा क्या है भाई, 4 से 10 साल का बच्चा है। और जब 4 से 10 साल का बच्चा है तो उससे उसे अच्छे और बुरे की समझ है। इस अवस्था में क्या होता है कि बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, कि अगर हम कोई बुरा काम करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। क्योंकि 4 से 10 साल का बच्चा जो होता है वो बाल्यावस्था की बात की जा रही है, बड़ा समझदार होता है और उसको डर लगता है कि अगर हम कोई भी गलत कार्य किए तो हमें दंड मिलेगा। और यहाँ पर आपकी क्वेश्चन में बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलरबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है? जब जेल भी भेज दिया जाएगा तो क्या है भाई, दंड है ना। जब दंड है तो इसका मतलब बच्चा किस स्टेज पे है, किस स्टेज पे है? तो 4 से 10 की बात की जा रही है, 4 से 10 की बात की जा रही है। कोहलरबर्ग के किस पूर्व परंपरागत स्तर पे है, पूर्व परंपरागत स्तर पे है, 4 से 10 साल का बच्चा है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, दंड एवं आज्ञा पालन। दंड एवं आज्ञा पालन का मतलब ही होता है बालकों के मन में आज्ञा पालन का भाव दंड पर आधारित होता है, कि अगर हम कुछ भी करें तो हम पकड़े जाएंगे, तो जेल जाएंगे, हमें दंड होगा। क्लियर? अगर ऐसे प्रश्न आता है तो आप यही लॉक करिएगा, दंड। जहाँ ना समझ है चीज़ें। उसके बाद आप आगे देखेंगे, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कोहलरबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है। अभी हमने बताया कि ऐसा स्तर जिसमें बालक की नैतिकता किससे, दंड के भय से नियंत्रित रहती है। और भाई कौन सा स्तर है? पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, आत्म स्वीकृत नैतिक अवस्था, नैतिकता स्तर। आप क्या लॉक करेंगे? पूर्व नैतिक अवस्था, पूर्व परंपरागत अवस्था। क्लियर? 4 से 10 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 17 लगाएंगे आप। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? नैतिकता की जो है अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। आप यहाँ पर देखिए, नैतिकता आपकी कहाँ है? नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक अभिविन्यास नैतिक सिद्धांत। जब यहाँ पर नैतिकता की बात की जाती है तो इसका मतलब उत्तर परंपरागत स्तर, तीसरा स्टेज की बात की जाती है। अब यहाँ पर लॉक क्या करेंगे आप? स्तर तीसरा। क्लियर? आपको इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। क्लियर? यहाँ पर स्तर 3 आ जाएगा। जब नैतिकता की बात की जाए तो स्तर 3 रहेगा, और जब दंड से बचने की बात की जाए तब स्तर आपका क्या रहेगा? फर्स्ट रहेगा। ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वही। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी ऑप्शन है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। और डी ऑप्शन है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 18 का लॉक कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं भाई। कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई घर किसको अपना पसंद नहीं होगा? सभी को होता है। विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। क्या अवसर आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, लेकिन जब बातें पॉजिटिव हो तब। यहाँ पर ए ऑप्शन है कि विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, तो इसलिए यहाँ पर गलत है। ठीक है? कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। उसका रीज़न क्या है? कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा। जिन्होंने डी ऑप्शन लॉक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, एक प्रारंभिक कक्ष में, प्रारंभ की बात की जा रही है, जब
बच्चा कक्षा में एंट्री लेता है, स्कूल में एंट्री लेता है, तो जो अपने साथ अनुभव लाता है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, फिर उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। बताइए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, गलत। उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, गलत। उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ये भी गलत। लेकिन जब बच्चा अपना अनुभव लेकर विद्यालय आ रहा है तो उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचय भी करना चाहिए। क्लियर? प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। बताइए, ऑप्शन क्या है? बाल केंद्रित आ जाए तो जहाँ पर बालक के हित की बात की जाए, जहाँ पर बालक को गतिविधियों में शामिल किया जाए, बालक के मेरिट की बात की जाए, उसी विकल्प को आप लोग लगाइएगा। जहाँ बालक की उपेक्षा की जाए, मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित करिए। भाई बाल केंद्रित की बात की जा रही है तो एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहती है। याद करना क्या है? गलत है। कंठस्थ करना, याद करना, रटना। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक का एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। मात्र क्या होता है आपका? निगेटिव होता है। और एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। और डी ऑप्शन है, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से, पुरस्कार और दंड क्या होते हैं? नेगेटिव है। और बाल केंद्रित कक्षा कक्ष की बात की जा रही है तो बाल केंद्रित कक्षा तो वही होगी जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका क्या करेगी? बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, लॉक कीजिएगा। एक समृद्ध कक्षा कह सकते हैं, कक्षा का जो वातावरण हो एक समृद्ध हो। बताइए, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हों ताकि सामग्री लंबे तक चलती रहे, पहुंच से परे हों। वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता हो। या फिर डी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित, संचरित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। बताइए, लॉक करिएगा कि कक्षा समृद्ध कैसी हो सकती है। भाई अच्छा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित कैसे कर सकती है? जब सामग्री बच्चों से परे हो तो बच्चे क्या सीखेंगे? क्या वो कक्षा समृद्ध होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अलमारी में सामग्री रखी है और सप्ताह में जब एक बार निकाली जा रही है तो क्या बच्चे उससे सीखेंगे? नहीं। कक्षा योजनाबद्ध बना के? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी ऑप्शन हो जाएगा कि वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो। खुली गतिविधि क्या हो? सामने सारी सामग्री आपकी सामने हो, जब बच्चा चाहे तब उसका प्रयोग कर सकता है, वो दिन के किसी भी समय उस सामग्री को प्राप्त कर सकता है। यही आपकी कक्षा समृद्ध कक्षा होगी। यहाँ पर भी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या आज का टफ क्वेश्चन है, लेवल थोड़ा सा कठिन है क्वेश्चन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका 2011 से 2024 तक के क्वेश्चन है। इसमें सारे क्वेश्चन को डेली ही करा देते हैं, बस इतने से क्वेश्चन को लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 22 देखेगा, एक दो बार आप देखेंगे बिल्कुल आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? शिक्षा क्या है भाई? बताइए, शिक्षा क्या है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। शिक्षा हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना है ये कौन सिखाता है भाई? तो शिक्षा सिखाती है। शिक्षा के माध्यम से हम जीना सीखते हैं।
क्लियर। अब यहाँ पर बताइए, शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जब शिक्षा ही जीवन है तो लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। बी ऑप्शन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। क्या यही है कि बच्चे स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे अपने अनुभवों से सीख सकते हैं। सी ऑप्शन है, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, जीवन सच्चा शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 22 को लॉक करिएगा कि यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। देखिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। क्या ए सही होगा, बी ऑप्शन, या फिर सी ऑप्शन सही होगा? स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। आपका डी ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन कट गया। अब 2 ऑप्शन में बताइए क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन सही होगा कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करके करानी चाहिए, जिससे बच्चे उसमें समायोजन कर सकें। ठीक है, सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जिससे बच्चे उसमें समायोजन कर सकें। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। भाई, स्कूलों की आवश्यकता नहीं होगी तो बच्चा शिक्षा कहाँ ग्रहण करेगा, अनुभव कितने अनुभव से करेगा? इसी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए। ये क्वेश्चन हम बहुत बार ला चुके हैं। अब लॉक कीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, घर पर, या फिर समावेशी। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। विशेष का मतलब जो अपंग बच्चे हैं उनको भी समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लाइक कर दीजिए भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक की संख्या बहुत कम है, लाइक कर दीजिए आप लोग। आपके लिए बड़े ही मेहनत से क्लास लेकर आते हैं और आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक करने से कुछ नहीं होता है ना। लाइक तो कर दिया करो भाई। प्रश्न नंबर 24 देखिएगा, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक एक से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया गया और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना? क्या है? जुड़वा भाई हैं, है ना। जुड़वा भाई आप मान लीजिए रमेश और सुरेश। ठीक है, किसी का नाम हो भाई, अन्यथा नहीं लीजिएगा। रमेश और सुरेश, ठीक है। एक भाइयों को गोद लिया गया सामाजिक आर्थिक मतलब धनाढ्य परिवार से गोद लिया गया। ठीक है, जहाँ पर धन ज़्यादा हो, आप कह सकते हैं धन ज़्यादा हो, और एक को निर्धन परिवार से गोद लिया गया जहाँ पर धन बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, निर्धन परिवार से गोद लिया गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या है। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धि के बारे में, बुद्धि लब्धांक के बारे में क्या कहेंगे आप? धनी सामाजिक आर्थिक परिवार और लड़के की अपेक्षा होगा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। सी ऑप्शन, निर्धन परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। बताइए, जब बुद्धि की बात की जाइए कि 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में, तो क्या बुद्धि जो है, बुद्धि का लिंग से कोई मेल है? नहीं है, बुद्धि का लिंग से कोई मेल नहीं है। बुद्धि का किसी पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे सामाजिक आर्थिक रूप से पृष्ठभूमि, चाहे एक अमीर घर का बच्चा हो, चाहे एक गरीब घर का बच्चा हो,
एक निम्न बुद्धि लब्धि वाला एक अमीर घर का भी बच्चा हो सकता है, एक प्रतिभाशाली बुद्धि वाला एक गरीब घर का बच्चा भी हो सकता है। तो बुद्धि का ना तो पृष्ठभूमि से लेना देना है, ना तो लिंग से लेना देना है कि लड़के बुद्धिमान हो सकते हैं लड़कियां। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करती है। सामाजिक आर्थिक जो स्तर होता है वो बुद्धि लब्धि को प्रभावित नहीं करती है। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। भाई बुद्धि से किसी को कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं में से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं क्या कह रही हैं? दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने और प्रतिक्रिया करने की योग्यता। किसका पता लगाया जा रहा है? दूसरों का पता लगाया जा रहा है। दूसरों को पता लगाया जा रहा है तो भाई कैसी बुद्धि है बताइए? अंतर्वैयक्तिक है या फिर अंतर्वैयक्तिक है? तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है जो खुद के बारे में पता लगाए, खुद का पता लगाए, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक होता है दूसरों का पता लगाए, दूसरों का के बारे में सोचे। जैसे आपके डॉक्टर हो गए, और जैसे यहाँ पर दूसरों की मनोदशा का, दूसरे के स्वभाव का, दूसरे की प्रेरणा का, ये सारी चीज़ें। प्रकृतिवादी आप सभी को पता ही है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है। प्रश्न नंबर 26 देखिएगा। बहुत अच्छा, आज आप लोग को क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कठिन लग रहा है ना। प्रश्न नंबर 26, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि एक से अधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन की तरफ बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो देखो एकाधिक का मतलब एक से अधिक, जब एक से अधिक सिद्धांत है तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। एक कारक बुद्धि, द्विकारक बुद्धि, बहुकारक बुद्धि है ना। बुद्धि बहुआयामी है भाई। बुद्धि बहुत प्रकार से की होती है, तो इसलिए बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए निम्न सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? मध्य बाल्यावस्था, किशोरावस्था, जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जन्म पूर्व अवधि, ठीक है, गलत। किशोरावस्था। भाषा के अर्जन की बात की जा रही है जब जो है बच्चा क्या होता है, जब बच्चों का पता लगाया जाता है कि बच्चा पूरी तरह से भाषा बोलने लगा, पूरी तरह से भाषा पर अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्जन कर लिया कि नहीं, तब की बात की जा रही है। सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो यहाँ पर बताइए क्या होगा, मध्य बाल्यावस्था या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था? किशोरावस्था में तो एकदम बच्चा क्या करता है, समस्या समाधान भी करना सीख लेता है। किशोरावस्था नहीं लॉक करिएगा, किशोरावस्था नहीं होगा। भाषा के अर्जन की बात की जा रही है तो यहाँ पर मध्य बाल्यावस्था होगा, फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा जाएगा, ठीक है। 6 से 12 वर्ष में 6 से 12 वर्ष में बच्चा जो है भाषा अर्जन करना सीख जाता है एकदम। और जो बच्चे नहीं सीख पाते हैं वही यहाँ पर अर्जन की बात की जा रही है कि बच्चा पूरी तरह से भाषा मतलब बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, उसका विकास हुआ कि नहीं हुआ, वही यहाँ पर जानने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों के भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 28, व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? आप सभी को पता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या होता है? हेरिडिटी और वातावरण। हेरिडिटी और वातावरण, बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? जब सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा, तो शिक्षा कैसी होगी भाई? समावेशी होगी कि पृथक शिक्षा होगी? जब सभी की बात की जा रही है तो शिक्षा होगी समावेशी। प्रश्न नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है? समावेशन का सबसे अच्छा उदाहरण बताइएगा। यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। क्या है? जब अलग किया जाना चाहिए क्या है? समावेशन है। बी ऑप्शन है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते।
सी ऑप्शन है वह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और डी है यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के लिए उपहार हैं। गलत, कुछ नहीं सीख सकते, गलत है। यहाँ पर अलगाव की बात की जा रही है, गलत है। यहाँ पर आपका आंसर लॉक हो जाएगा, सी विकल्प लॉक हो जाएगा कि समावेशन का मतलब है बच्चे भाई सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार ही क्या कहलाता है, समावेशन। यह एक दर्शन है, वह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। क्या आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या फिर विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत पर क्या आधारित है? सभी को समान और सभी के लिए एक नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। ए बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, समता एवं समान अवसर, सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32 देखिएगा। जो क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाते हैं एकदम वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर आए हैं। प्रश्न नंबर 32, विशेष आवश्यकता वालों बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोणों में से किसका अनुसरण करना चाहिए? बताइए। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, विशेष की बात की जा रही है कि विशेष बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें समावेशी शिक्षा का और नियमित विद्यालय में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। उन्हें पृथक करें, पृथक, गलत। उन्हें केवल प्रशिक्षण, गलत। उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा नहीं होती, गलत। आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। जब व्यवहार और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के से व्यवहार की बात की जाती है तो उन्हें समावेशी शिक्षा का नियमित विद्यालय में अध्ययन प्राप्त करने का अधिकार है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? विशेष का मतलब जो अपंग बच्चे हैं, अपंग बच्चों के लिए भी अधिकार प्राप्त है नियमित विद्यालय में समावेशी शिक्षा में, सभी बच्चों के साथ है। प्रश्न नंबर 33, इनमें से कौन सी अशक्तता वाले बच्चों की एक विशेषता है? अशक्तता का मतलब क्या होता है? अक्षमता वाले बच्चे, चाहे वो दृष्टिबाधित बच्चे हों, श्रवणबाधित बच्चे हों, पढ़ने की अक्षमता हो, लिखने की अक्षमता हो, गणितीय अक्षमता हो, लेकिन जब अशक्तता की बात की जा रही है तो क्या होगा बताइए? यानी कि जिसमें बच्चों में जो कठिनाई का अनुभव करते हैं, वो कैसी भी कठिनाई हो, चाहे लिखने का, पढ़ने का, सोचने का, कुछ भी। 50 से नीचे की बुद्धि लब्धि, धाराप्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों को पलटकर जाने में कठिनाई, अन्य बच्चों को धमकाना तथा आक्रामक कार्यों में लगे रहना, एक ही प्रकार की गत्यात्मक क्रिया को बार बार दोहराना। अच्छा बताइए, जब अशक्तता की बात की जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा कि जब बच्चे पढ़ने, लिखने, सोचने, गणितीय विकार में कठिनाई का अनुभव करें। अक्षमता की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अक्षमता से कोई यहाँ पर है? आपको ऑप्शन दिख रहा है? बिल्कुल आप लोग सही हैं, बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। धारा प्रवाह रूप से पढ़ने तथा शब्दों पर पलटकर जाने में कठिनाई। ठीक है, बुद्धि लब्धि गलत है, यहाँ पर कार्य में लगे रहना, दोहराना, लेकिन यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा कि धारा प्रवाह, डिस्लेक्सिया की बात की जा रही है, पढ़ने में कठिनाई जब बच्चे का अनुभव करते हैं तो अशक्तता के अंतर्गत आ जाता है। प्रश्न नंबर 34 देखिएगा। अधिगम जो सीखने में अक्षमता, सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। बच्चे दृश्य शब्दों, साइट वर्ड को आसानी से पहचानते और समझते हैं। जब आसानी से पहचान लेते तो उनको अशक्तता वाले बच्चे भी क्यों कहा जाता है। बच्चों का मानसिक विकास मंद हो जाता है, बच्चे निम्न बुद्धि, गलत। लेकिन यहाँ पर बच्चों को देखो, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों को एक समान दिखाई देने वाले अक्षरों और वर्णों में भ्रम होता है। जैसे वो बी और डी में कन्फ्यूज होते हैं, डब्लू और यम में कन्फ्यूज होते हैं, तो उनको चीज़ें क्या दिखाई दे, अक्षर उनको एक ही तरह दिखाई देता है। वह वर्णों में, अक्षरों में भ्रम का अनुभव करते हैं, वो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं। प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? प्रतिभावान शिक्षार्थियों की विशेषता बताइएगा, लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा आंसर? यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं।
वह बहुत ही तुक मिजाज होते हैं। वह रस्सी व्यवहार करता जैसे थपथपाना, डोलना आदि। वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या होती है भाई? अगर आप उनको सारे क्वेश्चन ईजी बता रहे हो, आप जब सारे क्वेश्चन ईजी बताओगे तो क्या करेंगे? वो बोर हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन उनको ऑलरेडी आता होगा, इसलिए वो बोर हो जाते हैं। तो वो जो है गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण होनी चाहिए। अगर गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह कम प्रेरित होते हैं और बोर हो जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता है कि यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो कम प्रेरित होते हैं, अनुभव करते हैं और ऊब जाते हैं। ये ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य कुंठा का सामना करते हैं? श्रवण हास का मतलब जिन बच्चों को सुनने में परेशानी हो, जो बच्चे सुन नहीं सकते, ठीक है। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे, जो सुनने में कठिनाई हो जिस बच्चे को, कक्षा में किससे सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? भाई कक्षा में कैसे कुंठा का सामना करते हैं बताइए? दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक को पढ़ने की अक्षमता, खेल कूद में भागीदारिता निभाने की अक्षमता। बताइए, खेल कूद में भागीदारी निभाने की अक्षमता। अगर बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो बच्चे को दिखाई तो दे रहा है। बताइए, दिखाई तो दे रहा है तो खेल कूद तो कर लेगा वो, है ना। प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने में अक्षमता, पाठ्य पुस्तक तो पढ़ ही लेगा, उसको सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा ना, ठीक है। दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा देने में अक्षमता, दूसरे विद्यार्थियों के साथ परीक्षा भी दे देगा, लेकिन एक चीज़ वो नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? और किस कुंठा का सामना उसको करना पड़ता है? तो जब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो दूसरों के साथ बातचीत करने और अपने विचारों का आदान प्रदान करने में उसको कठिनाई होगी, ठीक है। अब बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो दूसरों से कैसे वो कनेक्ट हो पाएगा और अपने विचार दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत करेगा? तो इसी कुंठा का तो सामना बच्चों को करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा, ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर? प्रश्न नंबर 37 देखिएगा। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंधन है कि विद्यार्थी किस क्षमता पर है? बताइए। सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आप पढ़ क्या रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी जो है वो बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जो है बच्चों की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ाना चाहिए। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38। शैशवकाल की अवधि है। शैशवकाल की अवधि क्या है? जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। आपने पढ़ा है जन्म से 5 वर्ष। बी ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो बच्चा देखिए बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे अपने साथियों के साथ खूब खेलते हैं, समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 नंबर देखिएगा। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर। सिर से पैर की ओर विकास होता है तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। पैर से सिर तो आपका गलत हो जाएगा। पैर से सिर ये भी गलत है। आपका ए और बी में लॉक करना। सी और डी ऑप्शन तो आपका कट जाता है। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की जो दिशा होती है वो होती है सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। ठीक है, याद रखिएगा। सिर से पैर की ओर आपका विकास होता है और शरीर के मध्य से बाहर की ओर यहाँ पर बात हो रही है। तो आपका बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा।
तो साथियों, ये थे आज के 40 प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, आप खूब ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, ताकि और भी लोग वीडियो से जुड़ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।